हाँ, तो देखिए बच्चों, आयोनिक इक्विलिब्रियम में आज एक नई टर्म हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन। अब देखिए, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी पीएच कांस्टेंट रहती है, समय के साथ साथ जिसकी पीएच की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। यानी कि पीएच कह दीजिए या पीओएच कह दीजिए, ये क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, पीएच कब कांस्टेंट रहेगी? जब सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें H प्लस और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो, तब भी कांस्टेंट हो जब हम बाहर से उसमें एसिड मिला दें। यानी कि थोड़ा बहुत एसिड डाल दें, H प्लस आयन थोड़े बहुत उसमें मिक्स कर दें, तो भी वो अंदर जाके न्यूट्रलाइज हो जाए। इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ने न दें। पानी मिला दें तो भी प्रोटॉन की कंसंट्रेशन सेम रहे। बाहर से थोड़ा उसमें बेस डाल दें तो भी हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ना तो इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच कांस्टेंट रहती है, और कांस्टेंट कब रहेगी? कि जब वो सॉल्यूशन H प्लस और OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन में चेंज को अपोज करता हो, इसके चेंज को रजिस्ट करता हो, इसके चेंज को होने से रोकता हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे बफर सॉल्यूशन। तो ये थी आपकी बफर सॉल्यूशन। कॉन्क्लूजन इतना ही है कि जिसकी पीएच कांस्टेंट होती है, H प्लस OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, और रेजिस्ट द चेंजेस। किसमें चेंजेस? इन द concentration of H plus and OH minus ion. Resist the changes in the concentration of H plus and OH minus ion. This type of solutions are known as buffer solution. अब टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन देखिए, बफर सॉल्यूशन की टाइप पहले होते देखिए सिंपल बफर सॉल्यूशन। सिंपल बफर सॉल्यूशन देखो, जस्ट अभी पहले हमने साल्ट हाइड्रोलाइसिस में एक सॉल्ट हमने डिस्कस किया था। वो सॉल्ट था आपका कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, ये सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट में क्या खास बात थी? देखो, इस सॉल्ट के सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन थी, उसका फार्मूला क्या था? यहाँ पर देखिए, KW इंटू K अपॉन KB। ये थी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। इस फार्मूले से जो पीएच का फार्मूला बना था वो क्या बना था? 7 प्लस -1/2 PK माइनस PKB, ये पीएच का फार्मूला। अब जरा इस प्रोटॉन की कंसंट्रेशन का फार्मूला देखिए, सारे पैरामीटर कांस्टेंट है। KW, KA, KB कांस्टेंट है। पीएच के फार्मूले में देखिए, KA और KB कांस्टेंट होता है, तो दोनों का डिफरेंस भी कांस्टेंट होगा और पीएच भी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब ये हुआ, ये जो साल्टो वीक एसिड और वीक बेस है, इसका सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन को फॉलो करता है, और इसका सॉल्यूशन होगा सिंपल बफर सॉल्यूशन। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस सॉल्यूशन,
ये आपके क्या हुआ, सिंपल बफर सॉल्यूशन। कांस्टेंट है, देखिए कांस्टेंट है ये सारे के सारा पैरामीटर क्या है, आप देखेंगे कांस्टेंट है। ये भी आप देखेंगे तो कांस्टेंट है। मतलब वीक एसिड और वीक बेस के साल्ट का एक्वा सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन है, सिंपल बफर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल चलो कुछ सॉल्ट ऐसे ले लेते हैं, जैसे अमोनियम एसिटेट, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। अमोनियम फॉर्मेट वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। अमोनियम साइनाइड, अमोनियम ऑक्सलेट, मोस्टली हम अमोनियम सॉल्ट यहाँ पर ज़्यादा ले रहे हैं, देखिए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अमोनियम के सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं। हाँ, जैसे हम यहाँ कैल्शियम एसिटेट ले सकते हैं हम, यह भी वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है, कैल्शियम एसिटेट, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और एसिटिक एसिड भी वीक एसिड है ये, तो ये भी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस है। तो ये आपके सिंपल बफर सॉल्यूशन। अब आ जाइए मिक्स बफर सॉल्यूशन। दूसरा आता है यहाँ पर मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। देखो मिक्स बफर सॉल्यूशन में दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। किन दो चीज़ों का? कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस यानी कि मिक्सचर ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस, यानी कोई एसिड और उसका कॉन्जुगेटेड बेस दोनों को मिला दीजिए, मिक्स बफर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन क्या है ये? मिक्सचर ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस, ये आपके मिक्स बफर सॉल्यूशन है। मिक्सचर ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। अब ये मिक्स बफर सॉल्यूशन की भी दो कैटेगरीज है, दो टाइप्स है। दोनों को थोड़ा अलग अलग हम डिस्कस करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, मिटाना पड़ेगा मुझे। अब देखिए दोनों को थोड़ा अलग अलग हम डिस्कस कर लेते हैं। मिक्स बफर सॉल्यूशन की दो टाइप है यहाँ पर, देखिए। चलो इस मिक्स बफर सॉल्यूशन को क्लासिफाइड करते हैं, देखिए इसको भी नोट कर लीजिए, इसको मिटा देता हूँ मैं। देखिए अब इसको कैटेगराइज करते हैं। इसमें एक होता है एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर में दो कंटेंट होते हैं, एक तो इसके अंदर होता है वीक एसिड और एक इसी वीक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस। अब वो कॉन्जुगेटेड बेस आएगा कहाँ से? वो साल्ट से आएगा। कौन से साल्ट से? तो साल्ट होगा, देखिए साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। यदि वीक एसिड में इसी वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट मिला दें तो आपके बनेगा एसिडिक बफर। बेसिक बफर का कंटेंट क्या होगा? एक तो होगा वीक बेस और इसी वीक बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड। अब वो कॉन्जुगेटेड एसिड आएगा कहाँ से? तो एक साल्ट से आएगा यहाँ पर, साल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। पहले इसके एग्जाम्पल देखिए। वीक एसिड में हमने ले लिया एसिटिक एसिड। अब इसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा? एसिटेट एनायन। बट एनायन लाओगे कहाँ से? किसी साल्ट से लाओगे ना,
तो इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट ले लीजिए सोडियम एसीटेट। तो जब पानी में घोलोगे तो सोडियम कैटाइन तो इनर्ट है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है वाटर के अंदर, रोल होगा एसीटेट आयन का, एसीटेट आयन का। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए आपके एसिडिक बफर। और एग्जांपल देखते हैं, देखो जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, इसे मिला दीजिए सोडियम साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड इज द वीक एसिड, साइनाइड आयन इसका कॉन्जुगेटेड बेस हो गया। थर्ड देखिए, वीक एसिड में आपने मान लीजिए ले लिया फॉर्मिक एसिड और इधर ले लीजिए सोडियम फॉर्मेट। चौथा, वीक एसिड में मान लो आपने ले लिया फिनॉल, फिनॉल, तो इसमें डाल दीजिए सोडियम फिनेट। दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ द एसिडिक बफर। बेसिक बफर में देखिए, कोई भी वीक बेस आपने ले लिया, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द वीक बेस, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होगा, अमोनियम आयन, अमोनियम। अब ये कहाँ से लेंगे, किसी साल्ट से लेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट ले लीजिए तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड। वाटर में क्लोराइड आयन इनर्ट रहेगा, बस अमोनियम आयन अपना रोल प्ले करेगा वहाँ पर जो है। तो ये हो गया आपका बेसिक बफर। सेकंड एग्जांपल देखिए, कोई भी आप वीक बेस यहाँ पर ले सकते हो, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो है ही, जैसे मान लीजिए आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जगह आपने ले लिया मिथाइल एमीन, ये भी वीक बेस ही है, और इसका सॉल्ट ले लीजिए मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, या NH2 आएगा। तो ये आपका बेसिक बफर सॉल्यूशन। कोई भी एसिड ले लीजिए, जैसे वीक बेस हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका सॉल्ट ले लिया कैल्शियम क्लोराइड, इसी का एग्जांपल है। वीक बेस हमने ले लिया देखिए एनिलीन C6H5NH2 और इसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट बना लीजिए तो बनेगा एनिलीनियम क्लोराइड। सिमिलरली वीक बेस हमने ले लिया पायरिडीन, पायरिडीन, इसका भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सॉल्ट बना दीजिए तो आ जाएगा पायरिडीनियम क्लोराइड। These all are the example of basic buffer solution. अब ज़रा दोनों बफर सॉल्यूशन के नेचर की बात कर लेते हैं। देखो एसिडिक बफर सॉल्यूशन इसलिए एसिडिक नहीं है कि इसका सॉल्यूशन एसिडिक है, ये खाली एक कंपोजिशन का नाम है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। हमने इसकी शुरुआत वीक एसिड से की है, इसलिए एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। ऐसे बेसिक बफर सॉल्यूशन ये ज़रूरी नहीं है कि अल्कलाइन हो या बेसिक हो। मैं आपको बता दूं कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन में भी एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल तीनों हो सकता है। सिमिलरली बेसिक बफर सॉल्यूशन भी में भी बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल तीनों हो सकता है। अब आखिर ऐसा क्यों है? तो देखो एसिडिक बफर के भी दो कंटेंट हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस। ये इसमें एसिड प्लस बेस दोनों मिले हुए, जैसे एसिटिक एसिड भी है और एसिटेट एनाइन भी है, इसके अंदर भी दोनों मिले हुए हैं। यहाँ बेस प्लस एसिड दोनों मिक्स है। फ़र्क इतना सा है, ये दोनों कॉन्जुगेटेड हैं, ये कॉन्जुगेटेड एसिड प्लस बेस है, यह भी कॉन्जुगेटेड बेस प्लस एसिड है। अब यदि देखिए एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट के, बेस का के भी, भाई यदि दोनों बराबर हो, इस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ और इसके कॉन्जुगेटेड बेस की बेसिक स्ट्रेंथ इक्वल हो तो सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल ही तो होगा ना। और यदि एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ हायर हो, कॉन्जुगेटेड बेस की बेसिक स्ट्रेंथ से,
तो सॉल्यूशन एसिडिक भी होगा। और यदि एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो बेस की बेसिक स्ट्रेंथ से, तो सॉल्यूशन आपके हो जाएगा बेसिक। सेम चीज यहाँ पर भी है, क्योंकि बफर सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। अब दोनों में से जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग बफर सॉल्यूशन की नेचर होगी। तो ये था आपका एसिडिक और बेसिक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल्स। चलो इसको नोट कीजिए, फिर आगे सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पर एसिडिक बफर सॉल्यूशन। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। पोस्ट कर देता उसको। चलो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन। चलो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं एसिडिक बफर का। चलो हमने एग्जाम्पल ले लिया एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का। एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। चलो देखिए, अब एसिटिक एसिड इज द वीक एसिड एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब पार्शियली आयोनाइजेबल। इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बहुत कम है, वेरी वेरी लेस देन 1 है इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। इसका बहुत थोड़ा सा आयोनाइजेशन होगा और एसिटेट और H+ आयन मिलेंगे। इसमें डाला आपने सोडियम एसीटेट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि वाटर सोल्यूबल साल्ट है। ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइजेबल है। इसका अल्फा की वैल्यू 1 है। 1 मोल डालेंगे तो पूरे 1 मोल आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे Na+। दोनों में कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसका एक आयन कॉमन हो, या एसीटेट इज द कॉमन आयन, उसकी प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर एसिटिक एसिड एक तो पहले से वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरा सोडियम एसीटेट के कॉमन आयन इफेक्ट के कारण एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और भी कम हो जाता है। कहने का मतलब यह निकला, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड विल बी मिनिमाइज। बहुत कम आयोनाइजेशन होगा। मतलब दोनों के मिक्सचर में एसिटिक एसिड से जो मिलने वाले आयन्स हैं उनकी कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल होगी, ये इसका मीनिंग है। और यही बात इसके बफर एक्शन के लिए जिम्मेदार भी है। ये आपके एसिडिक बफर। अब इसके पीएच देखिए, पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, पीएच ऑफ एसिडिक बफर। पीएच निकालने के लिए हमको चाहिए प्रोटॉन की कंसंट्रेशन, वो हम लेंगे एसिटिक एसिड के आयोनाइजेशन कांस्टेंट से, और इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन, H+ आयन, ये प्रोडक्ट हो गया, और रिएक्टेंट आपके एसिटिक एसिड। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, तो Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड
डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयंस। ये अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ज़रा इन बफर सॉल्यूशन। अब आखिर बफर में ऐसा होगा क्या? देखो बफर सॉल्यूशन में अभी मैंने आपको बताया कि सोडियम एसिटेट से जो एसिटेट आयन मिल रहे हैं बस इन्हीं की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, क्योंकि इस फार्मूले में यहाँ पर एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन है, एसिटेट आयन। बफर सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन मिनिमाइज हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। नतीजा क्या होगा कि दोनों के मिक्सचर में जो भी एसिटेट आयन होगा उन एसिटेट आयंस का 99.999% पोर्शन सोडियम एसिटेट से ही आएगा। और सोडियम एसिटेट का कंप्लीट आयोनाइजेशन है। यदि 1 मोल सोडियम एसिटेट होगा तो 1 मोल एसिटेट मिलेंगे और दोनों के मिक्सचर में अप्रॉक्सीमेटली 1 मोल ही एसिटेट रहेंगे, क्योंकि एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन तो बहुत कम हो चुका है। तो बफर सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, देखिए कुछ ये होगा बफर सॉल्यूशन में। इन बफर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट। अच्छा, सोडियम एसिटेट क्या है कि सॉल्ट है, तो इसको जनरलाइज कर लेते हैं अपन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ये अब फार्मूले को आगे बढ़ाते हैं। देखिए तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ये K है, ऊपर हम लिख देते हैं एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड तो एक पर्टिकुलर एसिड हो गया, जनरल कोई भी एसिड हो सकता है। और नीचे लिख देते हैं साल्ट, कोई भी यहाँ पर साल्ट हो सकता है। तो ये फार्मूला तो है प्रोटॉन की कंसंट्रेशन का। यदि सवाल में पीएच ना पूछी जाए, केवल प्रोटॉन पूछा जाए, तो इस फार्मूले को काम में लेंगे हम। लॉगरिथम के लिए इसी को कर देते हैं माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन, यहाँ हो जाएगा माइनस लॉगरिथम ऑफ K माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। दिस इज pH। ये आपके क्या हो गया, pK माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब साल्ट दे क्या रहा है, साल्ट एनायन दे रहा है, और एनायन क्या है, इस एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस है ये। तो नीचे हम साल्ट की जगह ये भी लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, और ये आपके एक इक्वेशन बन गई। और यहाँ पर इस इक्वेशन को कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम क्या है, हेंडरसन इक्वेशन। अब देखो इस इक्वेशन में हम एक मॉडिफिकेशन और कर सकते हैं। इफ़ यदि एसिड की कंसंट्रेशन कॉन्जुगेटेड बेस की कंसंट्रेशन के बराबर है, ध्यान देना क्या होगा इसमें, जब एसिड और बेस दोनों की कंसंट्रेशन बराबर कर दें, एसिड और साल्ट दोनों की कंसंट्रेशन को बराबर कर दें, तो क्या होने वाला है, होने ये वाला है कि आएगा लॉगरिथम 1, और लॉगरिथम 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो उस केस में pH इक्वल टू क्या होगा, केवल pKa, क्योंकि एसिड अपॉन बेस इक्वल हो गया तो 1 हो गया, और लॉगरिथम 1 क्या होता है, 0 होता है। तो pH इक्वल टू pKa। अब क्योंकि K कांस्टेंट होता है तो pH भी कांस्टेंट हो गई, और ये कांस्टेंट हो गया। और बफर की कंडीशन क्या है कि pH शुड बी कांस्टेंट, pH कांस्टेंट होनी चाहिए। तो एसिड और बेस की कंसंट्रेशन बराबर कर दी जाए तो जो बफर बनेगा वो बेस्ट क्वालिटी बफर सॉल्यूशन होगा। उस बफर सॉल्यूशन की क्वालिटी सबसे
अच्छी बनेगी, सबसे अच्छी होगी। तो ये गुड क्वालिटी बफर सॉल्यूशन, गुड क्वालिटी बफर सॉल्यूशन है। गुड क्वालिटी का मतलब ऐसा बफर सॉल्यूशन का जिसमें प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह सकती है, लंबे समय तक कांस्टेंट रह सकती है। इवन हम बाहर से थोड़ा बहुत एसिड भी डाल दें तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत बेस भी डाल दें तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा डालने पर तो पड़ेगा, पर थोड़ा बहुत डालने पर उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। और ये आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब एसिडिक बफर सॉल्यूशन को बना कितने तरीके से सकते हैं, देखिए। देखो मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द एसिडिक बफर। एसिडिक बफर को हम 3 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका बाय मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। सीधा आपने क्या किया, जैसे मान लो वीक एसिड में एसिटिक एसिड लिया और साल्ट क्या ले लिया, सोडियम है, दोनों को सीधा मिला दिया आपने बस, और पानी मिला दिया उसमें। डायरेक्ट मिक्सिंग सबसे सिंपल तरीका है बनाने का। दूसरा तरीका क्या है, बाय मिक्सिंग वीक एसिड एंड लिमिटिंग क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। यदि वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस की लिमिटिंग क्वांटिटी मिला दें, कम क्वांटिटी मिला दें, तो भी बफर बन जाएगा। कैसे बनेगा, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास अगेन वीक एसिड के फॉर्म में वी हैव एसिटिक एसिड। अब इसके हमारे पास 2 मोल है। अब इसमें स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्म में मिला देते हैं NaOH। देखो ये तो वीक एसिड है और NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसकी लिमिटिंग क्वांटिटी यानी कि 1 मोल ले लेते हैं, चलो अज्यूम करो इसका 1 मोल ले लिया, दोनों में रिएक्शन हो गई, ये बनेगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाटर। अब ये 2 मोल ही 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 0 है। रिएक्शन के बाद क्या होगा कि 2 मोल में से 1 मोल एसिडिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये NaOH पूरा न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है, और ये बनेगा आपके 1 मोल। तो रिएक्शन के बाद 1 मोल तो बचेगा आपके पास वीक एसिड, ये हो जाएगा 0, और 1 मोल बचेगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। और भाई इन दोनों का मिक्सचर क्या होगा, एसिडिक बफर होगा। तो ये दूसरा तरीका है बफर सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने का। तीसरा तरीका देखिए यहाँ पर ये है, तीसरा मेथड ये है कि बाय मिक्सिंग salt of weak acid plus strong base and limiting quantity of strong acid, limit quantity of strong acid। फॉर एग्जाम्पल हमने साल्ट ले लिया यहाँ पर सोडियम एसीटेट, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl, दोनों की रिएक्शन हुई तो बना एसिटिक एसिड और NaCl। अगेन इसके आपने ले लिए 2 मोल, ये लिमिट में है तो 1 मोल ले लिया, मिलाने के पहले 0 है, रिएक्शन में 2 में से 1 मोल कंज्यूम हो जाएगा, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये 1 मोल बनेगा। तो मिक्सचर में 1 मोल तो क्या हो गया, देखिए वीक एसिड, और इधर 1 मोल क्या रहा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो 0 हो गया। NaCl इनर्ट साल्ट है, इसका सॉल्यूशन में कोई रोल नहीं है, पड़ा रहेगा चुपचाप ये। और
यहाँ पर बन जाएगा एसिडिक बफर। ये थी आपकी एसिडिक बफर। चलिए नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं बेसिक बफर की। देखिए इसके न्यूमेरिकल अपन बाद में करेंगे एक साथ, पहले बेसिक बफर को और हम समझ लेते हैं। देखिए फिर एक साथ इनके न्यूमेरिकल सवाल हम डिस्कस करेंगे। हाँ तो ज़रा देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर पर हम देखते हैं बेसिक बफर। बेसिक बफर, चलो एक एग्जाम्पल बेसिक बफर का लेते हैं और बेसिक बफर का एग्जाम्पल से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस के फॉर्म में ले लिया और अमोनियम क्लोराइड सोल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया। अब यहाँ भी देखिए क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड is the weak base and weak electrolyte। इसका होगा पार्शली आयोनाइजेशन, किसमें? अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन में। अमोनियम क्लोराइड वाटर सोल्यूबल साल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका कंप्लीटली आयोनाइजेशन होगा अमोनियम में और क्लोराइड में। और यहाँ भी अमोनियम क्लोराइड का कॉमन आयन इफेक्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर होगा और इस कॉमन आयन इफेक्ट के कारण अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयोनाइजेशन बहुत कम रह जाएगा। तो सॉल्यूशन में जो अमोनियम आयन होंगे वो मैक्सिमम अमोनियम क्लोराइड से ही मिलेंगे। अब देखते हैं इसके पीएच ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। चलो पीएच निकालने के लिए इस बेस का के बी लेते हैं। सबसे पहले के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट में अमोनियम की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड अपॉन NH4OH। यहाँ से निकालते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। चलो के बी इंटू अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपॉन अमोनियम प्लस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब इन बफर के अंदर जो अमोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन होगी तो मैक्सिमम अमोनियम क्लोराइड से ही आ रहे हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी? अमोनियम क्लोराइड के बराबर। और ये सॉल्ट है, सॉल्ट के बराबर। तो यहाँ पर अब इसको मॉडिफाइड कर लेते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन के बी, ये ऊपर तो हो गया बेस और नीचे क्या हो गया? ये सॉल्ट। और ये तो है फार्मूला फॉर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन से ही प्रोटॉन की कंसंट्रेशन में निकाली जा सकती है। अब इसका लॉगरिथम लेकर के हम पहले पीओएच निकालेंगे। तो लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ के बी माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। मैं कैमरे में देख लेता हूँ कि नीचे का दिखाई दे रहा नहीं दे रहा। उसके बाद तो पूरा विजिबल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नज़र आ रहा है। चलो देखिए आगे इसमें तो ये तो हो गया आपका पीओएच। ये क्या हो गया आपके पास? पीकेबी, ये पीकेबी और माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस
अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। इसी को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि POH इक्वल टू PKB माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन, अब साल्ट क्या दे रहा है, अमोनियम आयन, और अमोनियम आयन क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्जुगेटेड एसिड है ये, तो कॉन्जुगेटेड एसिड। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गई हेंडरसन इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, हेंडरसन इक्वेशन। अब यहाँ भी देखिए, एक गुड क्वालिटी के बफर को प्रिपेयर करने के लिए कि इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ बेस इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट यदि हम कर दें, ये टर्म जीरो हो जाएगी, और तब POH इक्वल टू क्या हो गया, PKB, और PKB रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। और यह भी कंडीशन है फॉर गुड क्वालिटी बफर। ये कंडीशन हो गई, कंडीशन फॉर गुड क्वालिटी बफर सॉल्यूशन। और कंडीशन क्या है कि बेस और सॉल्ट यानी कि कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस की मोल को बराबर ले लीजिए, तो एक अच्छी क्वालिटी का बफर सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। देखो एक चीज़ और अपन देखते हैं, देखो यहाँ पर ये क्या है, मोल पर लीटर है, कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन का क्या, मोल पर लीटर। ये साल्ट भी मोल पर लीटर है। अब दोनों में लीटर पर लीटर, दोनों में लीटर एक एक लीटर के लिए है, तो भाई लीटर से लीटर तो कट जाएगा, और क्या बचेगा, केवल मोल बचेगा यहाँ पर। तो न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस हेंडरसन इक्वेशन को ऐसे, इसकी जगह हम कुछ इस तरीके से काम में लेते हैं। देखिए, PKB माइनस लॉगरिथम ऑफ मोल ऑफ बेस अपॉन मोल ऑफ साल्ट, ऐसे काम में लेते हैं हम। यहाँ तो कंसंट्रेशन ऑफ बेस है ना, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। अब कंसंट्रेशन ऑफ बेस क्या है, मोल ऑफ बेस इन 1 लीटर। कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट क्या है, मोल ऑफ साल्ट इन 1 लीटर। अब ऊपर भी 1 लीटर, नीचे 1 लीटर, तो लीटर से लीटर तो कैंसिल हो गया ना, तो ऊपर तो क्या बचेगा, मोल ऑफ बेस, नीचे क्या बचेगा, मोल ऑफ साल्ट। तो न्यूमेरिकल करते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं, हम कंसंट्रेशन को न रख कर के क्या रखते हैं, हम मोल रखते हैं यहाँ पर। ये बात है, आप ध्यान रखिए, इस इक्वेशन को हम काम में लेंगे। तो ये थी आपकी बेसिक बफर सॉल्यूशन। चलो इसको नोट कर लीजिए। अब जिस तरह से एसिडिक बफर सॉल्यूशन को बनाने के 3 तरीके हैं, ठीक वैसे ही बेसिक बफर सॉल्यूशन को बनाने के भी 3 तरीके हैं। अब प्रिपरेशन देखते हैं हम। प्रिपरेशन ऑफ बेसिक बफर, नंबर 1, पहला तरीका, डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ किसको मिला दीजिए, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, बन जाएगा आपका बेसिक बफर सॉल्यूशन। दूसरा तरीका देखिए यहाँ पर, सेकंड मेथड, मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस लिमिटिंग क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड की कम क्वांटिटी मिलाइए आप, तो बन जाएगा आपका बेसिक बफर, बिल्कुल वैसा ही जैसा एसिडिक बफर में था। और तीसरा है मिक्सचर ऑफ, अब क्या करें, हम साल्ट से शुरू करते हैं, साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग, हाँ, साल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक बेस यहाँ भी, प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड
प्लस लिमिटिंग क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, और इससे भी आपके बेसिक बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। मिक्सचर ऑफ साल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस लिमिटिंग क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये 3 तरीके हैं किसको बनाने के, बेसिक बफर सॉल्यूशन को बनाने के। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल हम इसका डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, एक सवाल आपके सामने है। इन अ बफर सॉल्यूशन 100 ml 0.1 m एसिटिक एसिड and 50 ml 0.2 m sodium acetate are present. Find pH of solution. एसिटिक एसिड का K गिवन है। चलिए pH निकालने के लिए पहले प्रोटॉन की कंसंट्रेशन निकालते हैं। फार्मूला क्या है, Ka, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट। ये प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हो गई। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, तो हमको मोल चाहिए यहाँ पर। मोल ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन मोल ऑफ सोडियम एसिटेट। आप कंसंट्रेशन ना रखें, मोल रखें आप, क्योंकि लीटर से लीटर तो कट जाता है। कंसंट्रेशन रखोगे तो रिजल्ट गलत आएगा। चलो के कितना है, 2 × 10⁻⁵। एसिटिक एसिड के मोल, ये एसिटिक एसिड का वॉल्यूम और मोलरिटी, तो 100 × 0.1। सोडियम एसिटेट के मोल, ये वॉल्यूम और मोलरिटी, तो 50 × 0.2। 100 × 0.1 क्या होगा, 10। 50 × 0.2 भी 10 है, तो ये तो कैंसिल हो गया, केवल ये बचा आपके। बस अब सीधा इसका लॉगरिथम लेकर के माइनस कर दीजिए, तो माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस माइनस लॉगरिथम ऑफ 2 और माइनस लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁵, ये तो हो गया pH। 2 का लॉगरिथम 0.3, इसका -5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 5, और कितना जाएगा 4.7। और ये आपका क्वेश्चन है। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, इतने पॉज कर देता हूँ मैं। देखिए एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि 0.1 m 20 ml formic acid is titrated against 0.05 m NaOH solution. Find the pH when. Number 1, 1/4 of formic acid is neutralized. 1/2 of formic acid is neutralized. Third, at equivalent point. फॉर्मिक एसिड का K दे रखा है 10⁻⁴। देखो इस न्यूमेरिकल के 3 पार्ट हैं यहाँ पर। पहले मैं देख लेता हूँ ये टाइट्रेटेड का मतलब क्या होता है। मतलब ये हो रहा है कि फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन NaOH से कराई जा रही है। ये टाइट्रेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन कराई जाती है। तो यहाँ पर जब लिखा हुआ है ना कि 0.1 m 20 ml फॉर्मिक एसिड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.05 m NaOH सॉल्यूशन, फाइंड द pH। मतलब फॉर्मिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई जा रही है और 3 अलग अलग कंडीशन में pH निकालने। एक, जब फॉर्मिक एसिड का 1/4 न्यूट्रलाइज हो जाए। नंबर 2, जब फॉर्मिक एसिड का 1/2 न्यूट्रलाइज हो जाए। और तीसरा, 8 इक्विवेलेंट पॉइंट। तो इस सवाल के अंदर देखिए 3 हिस्से यहाँ पर, तो बोर्ड के 3 पार्ट अपने कर देते हैं। देखिए पहला पार्ट, जब 1/4
1/4 of formic acid is neutralized. सेकंड में half of formic acid is neutralized. और नंबर थर्ड, एट इक्विवेलेंट पॉइंट। अब ज़रा आप यहाँ पर देखिए, पहले हम क्या करते हैं, फार्मिक एसिड के मोल निकालते हैं। तो मोल ऑफ फार्मिक एसिड, तो वॉल्यूम 20 ml, मोलरिटी 0.1 यानी कि 2 मिलीमोल। अब पहली कंडीशन कि 2 मिलीमोल फार्मिक एसिड है, ये 2 मिलीमोल का 1/4 न्यूट्रलाइज हो जाए, और 2 मिलीमोल का 1/4 कितना होगा, 0.5 होगा। तो देखिए, जब फार्मिक एसिड की रिएक्शन आप NaOH के साथ करवाएंगे तो बनेगा सोडियम फॉर्मेट और वाटर। वाटर को लिखने की कोई नीड नहीं है। फार्मिक एसिड एक वीक एसिड है, NaOH वीक बेस है। इसके आपके पास कितने मोल है, 2 मिलीमोल है आपके पास फार्मिक एसिड का। अभी 2 मिलीमोल का 1/4 न्यूट्रलाइज हो जाए, 1/4 NaOH से रिएक्शन कर जाए। अब 2 मिलीमोल का 1/4 कितना होगा, 0.5, तो -0.5, क्योंकि 2 मोल था, 2 मोल से 0.5 मिलीमोल NaOH के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। एसिड और बेस से सॉल्ट बनने की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, फॉर्मिक एसिड के 0.5 मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH के कितने लेने पड़ेंगे, 0.5 मोल ही लेने पड़ेंगे। यानी कि NaOH के 0.5 मिलीमोल लिए, उसने फार्मिक एसिड के 2 मोल में से 0.5 मिलीमोल न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना दिया। सॉल्ट कितना बनेगा, 0.5 मिलीमोल। आप ध्यान दीजिए, फॉर्मिक एसिड कितना रिमेनिंग रहा, 1.5 मिलीमोल। ये क्या हो गया, 0, क्योंकि ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है, 0.5 लिया था, पूरा का पूरा काम आ गया। सोडियम फॉर्मेट कितना बना, 0.5 मिलीमोल। फार्मिक एसिड कितना है, 0.5 मिलीमोल। अब ये जो सोडियम फॉर्मेट बना, ये भाई साल्ट बना है, और किसका साल्ट है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। यानी कि अब इसके मिक्सचर में 2 चीज़ें बची है, 1.5 मिलीमोल तो फार्मिक एसिड है, 0.5 मिलीमोल सोडियम फॉर्मेट है, और इसकी पीएच निकालनी है। चलो पहले प्रोटॉन की कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो कैसे निकलेगी, के मोल ऑफ फार्मिक एसिड अपॉन मोल ऑफ सोडियम फॉर्मेट। के की वैल्यू दे रखी है लास्ट में 10⁻⁻⁴। ये फार्मिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है 10⁻⁴। फार्मिक एसिड के मिलीमोल 1.5 और ये 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये आपके 3 टाइम। अब ज़रा दोनों तरफ लॉगरिथम करके माइनस कर देते हैं हम, तो ये माइनस लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁴ तो बचेगा 4, माइनस प्लस होगा, माइनस लिया तो माइनस हो जाएगा। 3 का लॉगरिथम होगा 0.477, तो ये आपके pH, इसको घटा दीजिए तो 3.523, ये आपका आंसर है। सवाल का पहला हिस्सा नोट करिए, फिर दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं अपन। अब सवाल का दूसरा हिस्सा देखिए, यहाँ पर फॉर्मिक एसिड है, रिएक्शन कराते हैं NaOH से, और इतने रिएक्शन कराते हैं कि फॉर्मिक एसिड का आधा भाग न्यूट्रलाइज हो जाए। आपका 2 मोल था, यहाँ पर 2 मोल है, आधा कितना होगा, 1 मोल न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसके 1 मोल को न्यूट्रल करने के लिए 1 मोल ही NaOH भी चाहिए। फॉर्मेट कितना बनेगा, 1 मोल। ये कितना बचेगा, 1 मोल। तो यहाँ दोनों के मोल बराबर हैं, ज़रा देखिए। तो क्या हो रहा है कि मोल ऑफ
सोडियम मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड इक्वल टू मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड इक्वल टू मोल ऑफ सोडियम फॉर्मेट। और जब दोनों के मोल इक्वल होते हैं तो भाई पीएच बराबर होता है पी के ए। के सवाल में दे रखा है तो माइनस लॉगरिथम ऑफ के, यानी कि 10⁻⁻⁴ और ये 4, ये आपका आंसर। सवाल का तीसरा हिस्सा डिफिकल्ट है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पे। 8 इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब क्या होता है? देखिए सबसे पहले तो मतलब इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब ये हुआ कि मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड इक्वल टू मोल ऑफ NaOH, यानी कि फॉर्मिक एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए, ये हुआ इक्विवेलेंट पॉइंट पर। अच्छा, फॉर्मिक एसिड के कितने मिलीमोल है? 2 मिलीमोल। तो NaH के भी कितने मिलीमोल लोगे? 2 मिलीमोल लोगे। चलो रिएक्शन कराते हैं। ये फॉर्मिक एसिड NaOH, उधर प्रोडक्ट में देखिए सोडियम फॉर्मेट और H2O। क्या 2 मिलीमोल फॉर्मिक एसिड है, न्यूट्रल करने के लिए 2 मिलीमोल NaOH लोगे और न्यूट्रलाइजेशन के बाद, रिएक्शन के बाद 2 मिलीमोल ही बचेंगे आपके पास सोडियम फॉर्मेट। अच्छा, रिएक्शन के बाद ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, केवल ये बचेगा आपके पास, सॉल्ट बचा बस। और सॉल्ट कौन सा है? ये आपके सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। और इसके सॉल्ट का क्या होगा? अब हाइड्रोलाइसिस होगा। सवाल के पहले दूसरे हिस्से में तो कंसेप्ट था बफर सॉल्यूशन का, अब ये कंसेप्ट हो गया आपके साल्ट हाइड्रोलाइसिस का। चलो, अब इस साल्ट का एनायन वाटर मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, जो वीक से आता है वो हाइड्रोलाइज होता है। एनायन है, वाटर से कैटायन ले लेगा H+, हाइड्रोक्साइड रिलीज करेगा, सॉल्यूशन होगा अल्कलाइन। इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन हमको चाहिए, और वो कितनी होगी? Kb/C। सवाल में Kb नहीं है, बल्कि इस फॉर्मेट आयन का कॉन्जुगेटेड एसिड है ये फॉर्मिक एसिड, इसका Ka गिवन है, तो Kw/C/K और ये अंडर रूट। अब ध्यान दीजिए, हमको C कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम फॉर्मेट चाहिए, और वो सवाल में कहीं नहीं है, वो हमें निकालनी पड़ेगी। और वो निकालने के लिए C ऑफ सोडियम फॉर्मेट कैसे निकलेगा? कि सोडियम फॉर्मेट के मिलीमोल अपॉन सोडियम फॉर्मेट का वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? हमारे सवाल में तो वॉल्यूम 20 ml केवल फॉर्मिक एसिड का वॉल्यूम दे रखा है, NaOH का वॉल्यूम कहीं भी नहीं है। तो पहले NaOH का रिक्वायर्ड वॉल्यूम हमको निकालना पड़ेगा कि 0.05 मोलरिटी का NaOH का सॉल्यूशन है, कितना वॉल्यूम लें ताकि इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर सके, ताकि दोनों के मोल बराबर हो सके। जब दोनों के मोल बराबर होंगे तो देखिए यहाँ फार्मूला लगेगा MaVa इक्वल टू MbVb, ये मोल ऑफ एसिड इक्वल टू मोल ऑफ बेस, ये मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड इक्वल टू मोल ऑफ NaOH। फॉर्मिक एसिड का मोलरिटी आपके 0.1 है, वॉल्यूम है 20। NaOH की मोलरिटी 0.05 है और वॉल्यूम है Vb। यहाँ से Vb निकालोगे, कैलकुलेशन के बाद आएगा 40 ml। तो इतनी सी कैलकुलेशन हमको चाहिए C निकालने के लिए। अब निकालते कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन है? सोडियम फॉर्मेट की। इसका मोल कितना है? 2 मिलीमोल। मोल नहीं है, 2 मिलीमोल। वॉल्यूम कितना है? अब दोनों को मिलाया तो 20 ml तो मिलाया आपने फॉर्मिक एसिड, 40 ml मिला आपने NaOH, तो हो गया 60, यानी कि 1/30।
अब आ जाइए यहाँ पर, देखिए हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पर। कंसंट्रेशन के डब्ल्यू कितना होता है, 10⁻⁻14। सी हमने निकाला 1/30। के दे रखा है ये 10⁻⁻4 और ये पावर 1/2, ये 1/30 है। ऊपर 10⁻⁻14, नीचे -4, ऊपर -10 बचेगा, पावर 1/2 है, तो 10⁻⁻5 ऊपर और ये 30 नीचे है। 30 की पावर 1/2 नीचे है। ये आ गई आपके हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन। अब इसका लॉगरिथम लेकर के हम करना होगा माइनस। ध्यान दीजिए, अब इसको यहाँ पर मैं इरेज कर रहा हूँ। तो माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो ऊपर देखिए माइनस लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁻5 अपॉन माइनस है, माइनस ऑलरेडी कर रखा है, माइनस माइनस प्लस, बाहर क्या हो जाएगा प्लस 1/2 लॉगरिथम ऑफ 30 की पावर 1/2 है ना, तो लॉगरिथम में बाई 2 आगे आएगा और ये 30 बचेगा। ये तो हो गया POH, ये हो जाएगा 5 प्लस 1/2 लॉगरिथम 30 की वैल्यू होगी 1.477। कि लॉगरिथम टेबल से आती है, टेबल देखना तुम्हें सिखाएंगे ऑफलाइन क्लास में। अभी तो इसको देखिए 5 प्लस डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 0.784 0.788 आ जाएगा, 84 नहीं 0.788 आ जाएगा। ये ऐड करेंगे 5.788, यह आ गया POH। हमको चाहिए PH, तो 14 माइनस 5.788 घटा दीजिए, तो 8 पॉइंट आपके 212 ये आंसर है। चलो अगली क्लास में कुछ बफर के एक आध सवाल और अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद बफर मतलब आधा घंटा 15 मिनट का और बचा है बफर, फिर ख़त्म हो जाएगा ये।